जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी व लक्ष्मीकांत इसका 13 चैप्टर यानी कि फेडरल सिस्टम देखने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पर जो बाकी के चैप्टर्स है वो निर्भर करते हैं। क्योंकि हम जब फेडरल सिस्टम नहीं समझेंगे तो हम सेंटर स्टेट का रिलेशन जो है वो भी नहीं समझ सकते हैं। और अगर हम वो नहीं समझेंगे तो उनके बीच में जो भी व्यापार होता है, जो भी टैक्सेशन होता है, वो भी हम नहीं समझ पाएंगे। और हम ये नहीं समझेंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और फिर जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है वो भी हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भले ही छोटा चैप्टर क्यों ना हो, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फेडरल सिस्टम हम इस वीडियो में समझते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमें और नए कोर्सेज बनाने के लिए और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं, मयूर मोगरे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। अब क्लासिफिकेशन किस टाइप से होता है? तो देखिए, दो टाइप की सरकारें होती है, दो टाइप की गवर्नमेंट होती है। एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरी होती है फेडरल गवर्नमेंट। अब यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब क्या है कि वी हैव यूनिटरी सिस्टम सो आई डू व्हाट आई वांट। मतलब यहाँ पर क्या है कि जितने भी पावर्स है वो नेशनल गवर्नमेंट के पास ही होते हैं। और यहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट तो मोस्टली होती ही नहीं है, लेकिन अगर होती भी है फिर भी जितनी भी अथॉरिटी है वो नेशनल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। मतलब ये जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर, ये सब इनकी कोई सुनता नहीं है, तो वहाँ हम बोलेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो ऐसे सिस्टम को हम यूनिटरी सिस्टम ऐसा बोलेंगे। और दूसरी आती है जो कि होती है फेडरल सिस्टम, जैसे कि हमारे यहाँ पर है, यूएसए में है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, जो कि पैरेलल गवर्नमेंट होती है और साथ ही में यहाँ पर काम करते हैं। जिस तरीके से सेंटर पूरे देश के बारे में सोचती है, वैसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के बारे में सोचती है। जितने भी रूल्स रहेंगे, जितने भी बेनिफिट्स रहेंगे स्टेट के लिए, वो सब स्टेट गवर्नमेंट उसके बारे में सोचेगी। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ पर काम होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोला गया है कि यहाँ पर दो तरह की सरकारें रहेगी, एक रहेगी स्टेट गवर्नमेंट, एक रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी पावर है, जो भी फंक्शंस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किए गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है, दूसरी आ रही है स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हम कहेंगे कंबाइंडली फेडरल सिस्टम, जिसमें दोनों सरकारें साथ मिलकर काम करेगी। और बोथ ऑपरेट्स इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन। दोनों की एक सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है, दोनों अपने रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन में इंडिपेंडेंटली यहाँ पर काम करेंगे। मतलब जहाँ स्टेट का हक है वहाँ पर स्टेट सेंटर जो है बीच बीच में अपनी नाक नहीं ला सकती। और जहाँ पर सेंटर का काम है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो गई, वहाँ पर जो स्टेट है वो अपनी जो टांग है वो नहीं अड़ा सकती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो जो फेडरल मॉडल हो उसमें जो नेशनल गवर्नमेंट है उन्हें फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। और जो रीजनल गवर्नमेंट होती है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी फीचर्स है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसके जो यूनिटरी गवर्नमेंट रहेगी, जैसे कि चाइना, वहाँ सिंगल गवर्नमेंट रहेगी, मतलब मैं और मेरा कानून, बस हम ही दो। तो इस तरीके से यहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। अब जो फेडरल गवर्नमेंट रहेगी, फेडरल गवर्नमेंट के वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट रहेगी वहाँ पर मे बी रिटन और अनरिटन, मतलब वहाँ पर रिटन भी रह सकती है या फिर अनरिटन भी रह सकती है। अब अकेला इंसान है वो लिखा हुआ हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही गवर्नमेंट है, लिखी हुई हो कॉन्स्टिट्यूशन या ना लिखी हुई हो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फेडरल सिस्टम जहाँ पर होती है, जहाँ पर दो लोग आते हैं, मतलब एक ही जंगल में जब दो शेर रहते हैं, तो यहाँ पर रूल्स रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से या तो लिखी हुई भी रह सकती है या फिर लिखी हुई नहीं भी रह सकती है यूनिटरी गवर्नमेंट में, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा फीचर क्या है, तो फेडरल गवर्नमेंट में जो डिवीजन ऑफ पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में रहता है। लेकिन वही हम यूनिटरी गवर्नमेंट अगर लेंगे तो डिवीजन ऑफ पावर है ही नहीं।
एक ही शेर है तो वहाँ डिवीजन ऑफ पावर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वैसे ही सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम रहेगी, क्योंकि अगर एक ही जंगल में दो शेर है तो वहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक के हिसाब से वो चल रहे हैं तो रूल बुक जो है वो सुप्रीम रहेगी, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे को जो है वो रूल्स तोड़ने नहीं देंगे। और किसका ये बताएंगे तो रूल बुक में लिखा हुआ है। लेकिन अगर वही यूनिटरी गवर्नमेंट है, एक ही राजा है, एक ही शेर है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रूल बुक वो तो मायने ही रखती नहीं है। इसलिए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम रह भी सकती है जैसे जापान में है, या फिर नहीं भी रह सकती है जैसे ब्रिटेन में है। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट का नेक्स्ट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि एकदम आसानी से चेंज नहीं करते आएगी। अमेंडमेंट जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अब कुछ लिखा हुआ है जैसे 21 साल की उम्र के ऊपर वाले वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे चेंज करना है तो अमेंडमेंट लगेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एकदम इजीली बोलने से ही हो गया कि नहीं अब से 18 साल। तो मतलब क्या, वो एकदम एकदम ही लूज है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एकदम ही लिबरल है, वो रिजिड नहीं है। लेकिन अगर काफ़ी वक्त लग रहा है, इसको पूछो उसको पूछो, ये करो वो करो, ये वोट लाओ ये करो, तो मतलब वो क्या हो गया, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाँ, ये जो है फेडरल गवर्नमेंट में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। यूनिटरी गवर्नमेंट में रह भी सकती है जैसे फ्रांस की है, या फिर नहीं भी रह सकती है जैसे ब्रिटेन की है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रहना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है कि वो सरकार के हाथ में नहीं रहेगी। मतलब अगर सरकार में किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गया है, तो उसे भी सज़ा दे सकेगी। इस तरीके की जुडिशरी रहना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहना चाहिए। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट जो रहेगी उसमें रह भी सकती है या नहीं भी रह सकती है। वही अगर फेडरल गवर्नमेंट का लास्ट हम देखते हैं तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर रहना चाहिए, मतलब राज्यसभा लोकसभा, बराबर है, काउंसिल असेंबली। तो इस तरीके से रहना चाहिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब अन यूनिटरी जो है उसमें रह भी सकती है, जैसे बाई कैमरल ब्रिटेन में है और यूनिकैमरल चाइना में है। तो इस तरीके से जो है रह भी सकती है या नहीं भी रह सकती है। तो इस तरीके से हमारा जो यूनिटरी और फेडरल सिस्टम है वो चलता है। अब वहाँ पर उसके बाद जो हमारा फेडरेशन है, ये जो फेडरेशन है ये दो तरीके से बनता है, या तो इंटीग्रेशन से बनेगा या तो डिसइंटीग्रेशन से बनेगा। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे कोई टुकड़े हैं, उन्हें हम एक साथ जोड़ दें, तो वो हो गया इंटीग्रेशन। जैसे छोटे छोटे स्टेट्स थे, बराबर है, यूएसए में अगर हम पहले देखें तो छोटे छोटे स्टेट्स थे, उन्होंने साथ में आ गए और उन्होंने एक देश खड़ा कर दिया, उसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन, जो यूएसए में हुआ था। और अगर कहीं यूनिटरी गवर्नमेंट है, कहीं यूनिटरी गवर्नमेंट है, एक बड़ी यूनिटरी गवर्नमेंट है, और उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है खुद को फेडरेशन में, तो यहाँ पर हम डिसइंटीग्रेशन बोलेंगे, जो कि कनाडा में हुआ था। तो इस तरीके से जो फेडरेशन है दो तरीके से होता है, या तो इंटीग्रेशन से भी हो सकता है या फिर डिसइंटीग्रेशन से भी हो सकता है। अब यहाँ पर रीजंस क्या थे फेडरल सिस्टम के, क्यों हमने फेडरल सिस्टम लाई, क्यों हमने यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं लाई, तो इसके कुछ रीजंस रहने चाहिए। तो ऐसे ही जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये बातें हो रही थी कि हमें फेडरल सिस्टम लाना चाहिए, हमें यूनिटरी सिस्टम नहीं लाना चाहिए, तो यहाँ पर ड्राफ्ट कौन कर रहे थे, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब कर रहे थे। तो अब जो सवाल पूछे जाएंगे, जो भी कन्फ्यूजन रहेगा लोगों के दिमाग में, वो किससे पूछे जाएंगे, तो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब से ही पूछे जाएंगे। तो जवाब कौन देगा, तो ऑब्वियस है बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ही देंगे। तो यहाँ पर भी जो रीजंस थे फेडरल सिस्टम के, ये भी उन्हें बताना ज़रूरी था कि हम इस वजह से जो है फेडरल सिस्टम जो है वो हम यहाँ पर ला रहे हैं हमारे देश में। तो यहाँ पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने रीजंस क्या दिए थे, तो उन्होंने रीजंस दिए थे कि लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, हमारी जो कंट्री है वो इतनी बड़ी है, अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट देंगे, हम यहाँ पर मोदी जी को, सिर्फ मोदी जी वहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, मोदी जी गुजरात से वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि आसाम में क्या चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं है कि केरला में क्या चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं है महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो गवर्नेंस रहेगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है। अगर एक छोटा सा गुजरात जो है, गुजरात है, वही अगर कंट्री होता, जैसे सिंगापुर है, उसी तरीके से गुजरात अगर कंट्री होता तो ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट है वहाँ पर, क्योंकि इतना सा एरिया है, वो पूरा कंट्रोल हो जाएगा एक इंसान से, जैसे चीफ मिनिस्टर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी कंट्री है, कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, कितनी मतलब उसमें चेंजेस है, सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी में भी कितने चेंजेस है। तो इस तरीके से एक गवर्नमेंट जो है, एक इंसान जो है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर जो यूनिटरी गवर्नमेंट है वो हम नहीं रख सकते, हमें यहाँ पर फेडरल सिस्टम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और दूसरा उन्होंने कहा था कि कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है, यहाँ पर हमारे इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ये बहुत है। बराबर है, अगर हम देखेंगे हर स्टेट जो है उसका अलग अलग कल्चर है, हर स्टेट जो है उसकी अलग अलग जो अपनी लैंग्वेज है वो है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो यहाँ किसी एक गवर्नमेंट से यहाँ पर संभाली नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जो उनका लीडर रहेगा, जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ये उनमें का ही कोई इंसान रहना चाहिए, तब जाके यहाँ पर गुड गवर्नेंस हो सकती है। मतलब अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कट्टर, कोई अपने रिलीजन के लिए या फिर कोई अपने लिंग्विस्टिक चीज़ों के लिए या फिर कोई अपने कल्चर के लिए रहे, तो वो तो ऐसा बोलेगा कि नहीं, जो ऊपर बैठा हुआ इंसान है वो तो गुजराती है, मैं तो मराठी हूँ, मैं उसकी बातें सुनूंगा ही नहीं। तो इस तरीके से ना हो, तो इस तरीके से हो कि हर इंसान अपने बीच का ही रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर खड़ा करे, जिससे कि जो इंसान उसकी सुन रहा है वो उसकी जो भावनाएं हैं वो अच्छे से समझ सके। अब हमारे बीच में का अगर कोई इंसान हो, अगर हम उसे खड़ा करते हैं तो वो इमोशनली भी, इथिकली भी हमारी बातें समझ सकता है, जो कि वो सामने जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उस तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी फेडरल सिस्टम है ये रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा अम्बेडकर साहब जो है उन्होंने इस तरीके से रीज़न जो है वो दिए थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन जो है वो कहीं इस्तेमाल किया गया ही नहीं है। अब हमारे जो कंट्री है वो फेडरल गवर्नमेंट है, बराबर है, मतलब हमारे इसमें सेंटर भी है, स्टेट भी है, ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल जो है वो इस्तेमाल किया गया ही नहीं है, फेडरेशन कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो क्या इस्तेमाल हुआ है? इस्तेमाल हुआ है यूनियन ऑफ द स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ द स्टेट्स मतलब क्या, कि जो स्टेट्स है उसका एक यूनियन, मतलब यूनियन जो सेंटर एक स्ट्रांग है, बराबर है। यहाँ पर फेडरल तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फेडरल जो है वो क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसका भी जवाब उन्हें देना पड़ा। और जब अम्बेडकर साहब ने बोले कि हमने क्यों यहाँ पर फेडरेशन इस्तेमाल नहीं किया है, क्यों हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है ये क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है ये नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। मतलब जैसे यूएसए जो है, यूएसए में क्या हुआ था, जो अलग अलग स्टेट्स है, जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले 13 स्टेट्स वहाँ पर आए थे। जो जो स्टेट्स है वो एक साथ कंबाइंड हो गए और उन्होंने एक कंट्री बनाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो स्टेट्स है उन्होंने अपने आप को भी एक पावर देके रखी थी कि यहाँ पर हम यूनियन तो बना रहे हैं लेकिन हमें भी एक इंडिविजुअली पावर है, बराबर है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब हम कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, हम बाहर चले गए, हम तीन चार दोस्त लोग हैं। अब वहाँ क्या हो रहा है, हमने सोचा कि ठीक है, हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप लीडर खड़ा करते हैं, जिससे कि जो भी चीज़ें, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो आसानी से लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये भी एक ये करेंगे कि सबको इक्वली पावर रहने चाहिए, मतलब मेरे पास भी पावर रहने चाहिए, अगर मैं फिर भी सेंटर में नहीं, मैं फिर भी सेंटर अथॉरिटी ना हो लेकिन फिर भी मेरे पास पावर रहनी चाहिए। इसी तरीके से यूएसए में भी हुआ था कि जितनी भी स्टेट्स हैं उन्होंने यही सोचा कि हर स्टेट को अपना अपना जो पावर है वो मिलनी चाहिए। इसलिए वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर फेडरल, एक पर्टिकुलर, एक जो लिटरल फेडरल गवर्नमेंट होती है उस तरीके की फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पर है। लेकिन हमारे भारत में क्या था, पहले ही हमारा भारत अखंड था, हमारे भारत के टुकड़े नहीं हुए थे। हमारा भारत जो है वो एक कल्चरल हेरिटेज की वजह से एक अखंड भारत था। भले ही यहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने राज किया हो, लेकिन जो ज़मीन है वो अखंड थी और अखंड ही रहेगी। तो यहाँ पर जो रिजल्ट था वो अग्रीमेंट नहीं था कि दो चार जो है वो स्टेट मिलाकर एक साथ आ गए, स्टेट एक थे, अखंड भारत था यहाँ पर। तो यही साथ में यहाँ पर एक हमने जो गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश की है। इसलिए यहाँ पर हमें फेडरेशन बोलने की ज़रूरत नहीं है, या यूनियन ऑफ स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उनका एक यूनियन यहाँ पर है। और उसके बाद स्टेट्स हैव नो पावर, नो राइट टू सिसीड। यहाँ पर जो स्टेट्स है उन्हें भारत छोड़कर जाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर यहाँ पर कोई स्टेट बोले कि मैं भारत छोड़कर अपना एक अलग ही ऑटोनोमस कंट्री जो है वो बनाना चाहता हूँ, तो ये राइट उसे नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमने फेडरेशन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर हम फेडरेशन इस्तेमाल करते तो हर राज्य को, हर स्टेट को एक ही हक होता कि उसके पास भी ये पावर है कि अगर उसे पसंद नहीं आ रहा है तो सिसीड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर वो सिसीड नहीं कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर फेडरेशन जो है वो कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ऐसा अम्बेडकर साहब ने बताए थे। अब उसके बाद हम जो फेडरल फीचर्स है वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि फीचर्स क्या हैं यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट के। तो सबसे पहले आता है ड्यूअल पॉलिटी।
अब ड्यूअल पॉलिटी मतलब क्या है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके हाथ में कुछ पावर्स रहेगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके हाथ में भी कुछ पावर्स रहेगी। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में क्या आता है, तो डिफेंस, पूरी कंट्री का डिफेंस वो खुद हैंडल करेंगे, उसके बीच में जो स्टेट है वो इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद जो फॉरेन अफेयर्स रहेंगे उसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही हैंडल करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बीच में नहीं पड़ेगी। वो जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फॉरेन अफेयर्स किसी भी स्टेट के लिए उसके बारे में जो डिसीजंस है वो ले सकती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर फॉरेन अफेयर्स गुजरात के लिए है तो वो भी ले सकती है, महाराष्ट्र के लिए है तो वो भी ले सकती है, कर्नाटका के लिए है तो वो भी ले सकती है, केरला के लिए है तो वो भी ले सकती है, तमिलनाडु के लिए तो वो भी ले सकती है, आंध्र प्रदेश के लिए तो वो भी ले सकती है। तो यहाँ पर जो भी फॉरेन अफेयर्स की चीज़ें रहेगी या फिर डिफेंस की चीज़ें रहेगी या फिर करेंसी की चीज़ें रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बिना स्टेट को इन्फॉर्म किए जो भी डिसीजंस है वो खुद ले सकती है। और उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर रहेंगे, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें आती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, ये सब जो चीज़ें हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी अथॉरिटी है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे यहाँ ड्यूअल पॉलिटी जो है वो चलती है। नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, हमारे यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो लिखी हुई है, हमें तो ये पता ही है, सब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ की। भले ही जो यूएसए के स्टेट्स है वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है, कुछ ऐसे स्टेट्स है जिनकी हमारे से भी लंबी कॉन्स्टिट्यूशन, लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ पर कंट्री की बात हो रही है। और जहाँ कंट्री की बात हो रही है तो भारत की सबसे लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कितने टोटल आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने शेड्यूल्स है टोटल, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर। अब यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर जो है ये किस तरीके से आता है, जो पावर्स है, पावर्स किसके बीच में रहेगी, ऑब्वियस है दो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर उनकी जो डिवीजन है वो किस तरीके से होगा, तो तीन लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पर कितने सब्जेक्ट्स है, टोटल 100 सब्जेक्ट्स है, बराबर है। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स है, तो 61 सब्जेक्ट्स है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें 52 सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पर जो यूनियन लिस्ट है उसमें किसका हक रहेगा, उसमें जो भी रूल्स, जो यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीज़ें दी हुई है उस पर अगर रूल्स बनाने हैं तो किसका हक रहेगा, ऑब्वियसली यूनियन है तो सेंटर का रहेगा। जो स्टेट लिस्ट है उसमें अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो किसका हक रहेगा, ऑब्वियस है स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, उसमें जो यूनियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा दबाव किसका रहेगा, तो ऑब्वियस है यूनियन गवर्नमेंट का रहेगा। और कुछ रेसिडियरी सब्जेक्ट जो आते हैं उस पर यूनियन का, सेंटर का ही हक रहेगा। उसके बाद आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी सुप्रीमेसी, अब ऑब्वियस है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है, बराबर है। जैसा मैंने आपको बताया था अगर दो शेर एक जंगल में हैं तो वहाँ पर क्या रहेगा एक रूल बुक लेके आएंगे कि इस तरीके से हम काम करेंगे, कोई भी उस रूल बुक के आगे नहीं जा पाएगा, बराबर है, क्योंकि अगर कोई एक जाना चाहेगा तो दूसरा उसे रोक लेगा। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रूल ऑफ लॉ है, बराबर है, रूल ऑफ लैंड है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रूल बुक है, मतलब यहाँ पर वो सुप्रीम अथॉरिटी है। तो यहाँ पर किसी को भी उसके आगे कोई भी नहीं जा सकता है। और उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर लॉ ऑफ द लैंड है वो, और जुडिशियल रिव्यू मिला हुआ है। अब जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या है, जो जुडिशियरी है हमारी, अगर कोई भी गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जाने की कोशिश करती है तो जो हमारी जुडिशियरी है उसके बाद जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए जो भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इनवैलिड कर सकती है हमारी जो जुडिशियरी है वो। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी रिजिड है, किस तरीके से, तो कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी लगती है। अब किस में स्पेशल मेजोरिटी लगती है, किस में सिंपल मेजोरिटी लगती है, किस में एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगती है, किस में इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या फ़र्क है, ये सब मैंने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कि 10th चैप्टर है, उसमें पूरी तरीके से समझाया है। मतलब जो जितना लक्ष्मीकांत किताब में दिया हुआ है उससे एक्स्ट्रा मैंने आपको उस चैप्टर में समझाया है। तो मैंने जितने भी मेजोरिटीज़ रहेंगी वो सारी मैंने उसमें कवर की है। तो आप वो 10th चैप्टर जो है वो आप जाकर देख सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है
क्योंकि आगे जब पार्लियामेंट सिस्टम हम पढ़ेंगे तो उसमें जितनी भी मेजोरिटीज़ आएगी आपको नहीं समझेगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत किताब में भी एरर्स है। जैसे इफेक्टिव मेजोरिटी जो है वो नहीं दी हुई है, उसके जगह पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी हुई है। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इफेक्टिव मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या फ़र्क है। तो वो मैंने उस वीडियो में पूरी तरीके से कवर किया है, एग्जांपल्स के साथ कवर किया है, जिससे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जो वीडियो है 10th चैप्टर है लक्ष्मीकांत किताब का, वो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी भी लगती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हमारे जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, कि अगर कोई भी स्टेट और सेंटर में डिस्प्यूट होता है तो इस जुडिशरी जो है वो हैंडल कर सकती है। उसके बाद ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है, और काफ़ी ज्यूरिसडिक्शन है जो हम जब हम कोर्ट्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ही। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है जजेस के पास, मतलब आसानी से नहीं निकाल सकते, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है, उनके रिमूवल के लिए भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बन रही है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सरकार है उनका यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं रहेगा, उनका यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, जिससे कि जुडिशरी अपना काम आसानी से कर सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कोई भी उसके ओवर रूल नहीं जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही सबको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो जजेस हैं उन्हें फिक्स टेन्योर दिया हुआ है यहाँ पर, जिससे कि उन्हें डर नहीं रहेगा कि अगर मैं इनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चला भी गया तो शायद मेरी सर्विस है वो जा सकती है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका टेन्योर फिक्स दिया हुआ है, उनका रिमूवल की एक प्रोसेस है। तो इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू के जरिए जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उन्हें वो नल एंड वॉइड कर सकती है। उसके बाद लास्ट आता है बाइकैमरलिज्म। अब बाइकैमरलिज्म मतलब क्या होता है कि राज्यसभा एंड लोकसभा। अब हमारे यहाँ पे राज्यसभा भी है जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा भी है जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं। तो राज्यसभा में रिप्रेजेंट कौन किए जाते हैं, तो इंडियन फेडरेशन के किए जाते हैं। और लोकसभा में रिप्रेजेंट कौन करते हैं, तो इंडिया एज अ होल यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब राज्यसभा जो है वो लेस पावरफुल चेंबर है, लेकिन फेडरल इक्विलिब्रियम रखने के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्योंकि जो भी बिल पास करना रहेगा, जो हम मनी बिल कुछ बिल अगर छोड़ दे, तो राज्यसभा जो है वो बाकी जो बिल है वो पास करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक रोल जो है अपना अदा करती है। तो यहाँ पर हो गया बाइकैमरलिज्म। तो जितने भी फीचर्स थे वो हमने डिटेल में देख लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फीचर्स है, यूनिटरी फीचर्स है, जो इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं। अब वो कैसे अडॉप्ट किए हैं, तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो हमारे यहाँ पे जो सेंटर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे 100 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो उन्होंने यूनियन लिस्ट में ही डाले हैं। और तीसरा क्या है कि जो भी ओवरराइडिंग अथॉरिटी है कॉन्करेंट लिस्ट में भी, वो सेंटर के पास ही दी हुई है। और रेसिडियरी पावर अगर कुछ भी आती है तो वो भी किसके पास रहेगी, तो सेंटर के पास ही रहेगी। अब रेसिडियरी पावर अगर यूएस में हम देखें तो वहाँ पर स्टेट के पास दी जाती है। दूसरा क्या है, स्टेट जो है नॉन इंडिस्ट्रक्टिबल, जो यहाँ पर दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर है। मतलब क्या है, स्टेट जो है हमारे इंडिया में उनके पास राइट नहीं है सिसीड करने का, टेरिटरियल इंटीग्रिटी के। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी अगर स्टेट ये चाहता है कि हम यहाँ सिसीड करें तो वो नहीं कर सकता है। उसके बाद जो भी नाम या एरिया अल्ट्रेशन रहेगा जो भी स्टेट का, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी लगती है हमारे यहाँ पर। बराबर है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो हमारा चैप्टर है वो, उसमें मैंने ये सब चीज़ें कवर की है कि उसमें कौन सी मेजोरिटी लगती है, किस तरीके से जो टेरिटरी है या फिर नाम है वो किस तरीके से चेंज होगा। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वो भी चैप्टर देख सकते हो, आपने नहीं देखा है तो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सिंपल मेजोरिटी उन्हें लगती है, स्पेशल मेजोरिटी नहीं। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर यूनियन चाहे तो जो स्टेट है उसकी बाउंड्री अल्टर कर सकता है, बढ़ा सकता है, नाम चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तीसरा यहाँ पर आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए में आप देखोगे तो हर स्टेट के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम एक एक्सेप्शन छोड़ दें, जैसा जम्मू एंड कश्मीर, उनके पास खुद की एक स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर दी हुई है। बाद में आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी काफ़ी है। जैसा हमने देखा था कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक फीचर रहना चाहिए फेडरल सिस्टम का, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशल मेजोरिटी से नहीं लेकिन सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाती है। बराबर है। जैसे हमारे यहाँ जो मनी बिल है वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, वो भी राज्यसभा की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है। उसके बाद आता है नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। अब हाँ, यहाँ पर यूएसए में अगर आप देखोगे तो सीनेट में 100 मेंबर्स होते हैं, 50 स्टेट्स है, हर स्टेट से दो दो।
लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वैरी होता है 1 से भी और 31 से भी। जैसे यूपी बहुत बड़ा स्टेट है तो वहाँ से 31 लोग आएंगे, बराबर है। आसाम, त्रिपुरा, ये सब जो है छोटे छोटे स्टेट है तो वहाँ से एक एक आएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट का, वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, राज्यसभा में नहीं मिल रहा है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसे नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसीज लगती है तो कौन सुपेरियर हो जाता है, तो सेंटर सुपेरियर हो जाता है। ये हम इमरजेंसी प्रोविजन इसी सेक्शन में है, सेकंड सेक्शन में ही है, लास्ट चैप्टर इमरजेंसी। तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे किस तरीके से अफेक्ट करता है ये यूनियन एंड स्टेट रिलेशन को भी। उसके बाद आता है सिंगल सिटीजनशिप। अब जो सिटीजनशिप है वो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, बराबर है। जैसे यूएसए में अगर आप देखोगे तो उनके पास ये अमेरिका की भी सिटीजनशिप है और उसका जो स्टेट रहेगा उसकी भी सिटीजनशिप है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन, भारतीय। तो यहाँ पर हमारे यहाँ दो सिटीजनशिप नहीं है। फेडरल स्टेट जो रहेंगे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप वहाँ पर देखने को हमें मिलती है। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। अब इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मतलब क्या, हमने इंडिपेंडेंट जुडिशियरी तो हमारे देख ली है, बराबर है कि वो इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी भी है। मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, फिर उससे इंटीग्रेटेड हाई कोर्ट आते हैं, उससे इंटीग्रेटेड सुप्रीम कोर्ट आता है। मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है तो हाई कोर्ट पे भी बाइंडिंग रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियरी आती है। उसके बाद आता है ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, बराबर है। तो यहाँ पर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि सेंटर जो है वो अपॉइंट करता है, लेकिन स्टेट के अंडर में वो काम करते हैं। उसके उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज के बाद आता है पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट। अब पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है स्टेट के ऊपर, स्टेट लिस्ट के ऊपर, वो ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, बराबर है। जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट जो है, अगर राज्यसभा चाहता है, अगर राज्यसभा ने एक रिजोल्यूशन पास किया है, जो कि हम पार्लियामेंट जब सिस्टम देखेंगे, पार्लियामेंट चैप्टर देखेंगे, उसमें डिटेल में देखेंगे कि राज्यसभा जो है अगर वो रिजोल्यूशन पास करता है कि उसे स्टेट लिस्ट में कुछ चेंजेस चाहिए, या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज में भी अगर वो ऐड करना चाहता है, तो राज्यसभा के हाथ में अथॉरिटी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेट लिस्ट में भी वो चेंजेस चाहता है तो वो कर सकता है, अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करता है तो, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर इफेक्ट रहेगा तो। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की जो अपॉइंट है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर की अपॉइंटमेंट। और उसके बाद उनका जो टेन्योर है वो भी प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट के इससे दिया हुआ है, होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है कि भले ही वो फेडरल गवर्नमेंट के हेड हो, बराबर है, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करेगा, जो सेंटर में बैठा हुआ है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वही करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है, मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया गया है, बराबर है, जो कि इलेक्शन कंडक्ट करता है। लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके भी इलेक्शन जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है वही अपॉइंट करेगा। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो तो जो लोकल लेवल के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है वो कंडक्ट करते हैं, बराबर है। ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसे एमपीएससी में कहीं तो भी एक क्वेश्चन आया था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन हैंडल करता है, तो वो जवाब गलत था। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वही स्टेट लेजिस्लेचर और जो यूनियन है उन दोनों के इलेक्शन कंडक्ट करता है। जो लोकल बॉडीज़ है उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया है। उसके बाद वीटो ओवर स्टेट बिल। अब प्रेसिडेंट के हाथ में अथॉरिटी है कि जो स्टेट बिल भी है वो भी वो विथहोल्ड करके रख सकता है, उसकी जो एसेंट है वो रुका के रख सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो इस तरीके की कोई चीज़ जो है वो प्रोविज़न नहीं दिया गया है रिजर्व करने के लिए बिल के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके थ्रू ये सारी चीज़ें जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट की है, लेकिन फिर भी हमने हमारे फेडरल गवर्नमेंट में इंटीग्रेट करके इन्हें इस्तेमाल किया है। और हम हमारा जो कंट्री है ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। भले ही हमने यूनिटरी फीचर जो है वो लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा फेडरल गवर्नमेंट है। तो भले ही हमारा मतलब पूरी तरीके से फेडरल ना हो, लेकिन हमारा जो है वो कॉसी फेडरल गवर्नमेंट हम उसे बोल सकते हैं। तो उसके बाद जो भी चीज़ें हमारे इसमें आती है, जैसे कि जो भी डिपेंडेंस रहा, मतलब स्टेट सेंटर के ऊपर जो स्टेट है उसे डिपेंडेंट रहना पड़ता है ग्रांट के लिए भी। उसके बाद जो भी कमीशन आता है, प्लानिंग कमीशन, वो भी कंट्रोल करता है। अब जैसे कि ऐसा जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन
ऐसा एक ऑब्जर्व किया गया था कि इंडिया के पास प्रैक्टिकली एक यूनिटरी स्टेट है हमारा, प्रैक्टिकली एक यूनिटरी स्टेट है, लेकिन थियोरेटिकली अगर हम देखें तो हमारा एक फेडरल है। मतलब अगर वैसे उस तरीके से हम देखेंगे तो पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो यूनियन ही हैंडल करता है, स्टेट की क्यों ना हो। लेकिन अगर हम थियोरेटिकल देखें, हम कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखें, तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म जो है वो बसा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो भी पूरी तरीके से हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो बचा हुआ जो पार्ट है, बचा हुआ जो सेक्शन है, जैसे 14 चैप्टर्स सेंटर स्टेट रिलेशंस, उसके बाद के जितने भी चैप्टर्स है वो मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको वर्थ लगते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप कर भी रहे हैं शेयर, तो ये उन तक पहुंचने चाहिए जो कोचिंग क्लासेस लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसों की वजह से वो अपना जो ड्रीम है वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी यही लगता होगा। तो साथ में मिलकर एक फैमिली बनकर सबकी हेल्प करके अपने जो ड्रीम्स है वो पूरे करते हैं। तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।